पता चला कि शालिनी को ये तकलीफ आई है। एवरी टाइम जब भी मैं उनसे बातचीत करता था वो हेडेक कंप्लेन करता। आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ दैट रिजल्टेड इन क्रोनिक रीनल फेलियर। तानु का ही कॉल आता है, वो स्वयं कॉल करती है मुझे कि वो रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं और डॉक्टर ने बोला है कि उनको क्रोनिक रीनल फेलियर। अभी चूंकि मैं किताब लिख रहा हूँ उनके ऊपर, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं विभाग जो अब मुझे मालूम चल रही है। और आई थिंक वो नेफ्रोलॉजिस्ट ने सीधा उनको छुपते हुए रिपोर्ट देने के बाद में सबसे पहले उनका ये वर्ड था, आप जिंदा कैसे हैं? इंसान की 3 बार लव स्टोरीज। एक है जो अचानक प्यार, अचानक हो जाए, वो चाहे इन्फैचुएशन में हो चाहे किसी जो पहले, फिर दूसरे से कर्मबद्ध, जो कर्मों को पूरा कर रहे होते हो। प्रारब्ध से एक इंसान तुम्हारे इतने करीब आता है, उससे सब कुछ, परिवार भी बन रहा है, दुख सुख सब कुछ। और फिर तीसरी होती है प्रोफाउंड। तो खुशनसीब एक ही इंसान से तीनों कर लेते। And for next about 9 years, in that 9 years विभाग, she lived life to the fullest. मैंने शालू को बोला, आपने तब किया है, 14 साल आपने तब किया है। You have gone through so much of pain, trials, tribulations, किसके लिए? Completely going there. There was nobody allowed there. So she was carried by the people in uniform. So she actually went like a queen. क्योंकि जब एक लड़की पैदा होती है हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, लड़की तो बचपन से होता है तूने दूसरे घर जाना है। जी। तो वो सब कुछ कर रही होती है, उसकी पूरी तैयारी दूसरे घर के लिए हो रही होती है। उसको कुछ भी, जो भी कलाएं भी सीखनी है, चाहे खाना बनाना, चाहे ये करना, चाहे घर संभालना, चाहे वो जो सारी शिक्षा भी मिल रही होती है वो दूसरे। और जो लड़का है उसको अपने घर का, अपने एक काम के लिए, उसको ये नहीं कि पत्नी कौन शादी करेगी या नहीं, उसको ये है कि उसने देखना है, परिवार को देख। जनले के जब पता चला कि शालिनी को ये तकलीफ आई है, रीनल फेलियर है, तो कैसा है एक सफर, क्योंकि फिर एक नई चीज शुरू हुई। तो बिल्कुल, आई थिंक ये, एंड शी वाज वेरी यंग। तो उससे पहले जब, जैसा मैंने बताया, जब मैं यूनिट कमांड कर रहा था तो तकरीबन डेली, क्योंकि तब फोन था मेरे पास में, सिविल फोन था, और हमारी बातचीत अक्सर होती थी। जब भी मैं अपने बेस में था तो उनसे बातचीत हो जाती थी। तकरीबन 45 मिनट 1 घंटा हम पूरी बातचीत करते थे। मैं सुनता था उनको कि भाई आपने आज क्या किया, क्या हुआ। अक्सर वो मुझे कंप्लेन करती थी कि उनको हेडेक है, और वो कहती थी कि शायद माइग्रेन की वजह से होता है। और मैंने उनको बोला कि नहीं, आप जो है चेकअप कराइए, हॉस्पिटल जो है जाइए, पक्का कराइए। लेकिन ये भी एक हमारी भारतीय नारी की एक वो है कि उनके लिए वो हमारे, आप जानते हैं विभा के चेटवुड मोटो है हमारा, दैट योर ऑनर वेलफेयर कम्स लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। तो आर्मी ऑफिसर्स के लिए तो ये सिद्धांत है जो दिया गया है, पर मुझे लगता है कि शायद हमसे ज्यादा हमारी जो लेडीज हैं वो इस सिद्धांत को फॉलो करती है। बिकॉज आप अपना वेलफेयर, आपका अपना जो कंसर्न जो है वो हमेशा लास्ट में होता है। आप परिवार के लिए, आप आर्मी के लिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो दायित्व आप पूरा निर्वाह करते हैं। और जब आपका स्वयं के ऊपर वाला जो दायित्व है उसको आप हमेशा अंतिम में और लास्ट में रखते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि जब एक लड़की पैदा होती है हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, लड़की तो बचपन से होता है तूने दूसरे घर जाना है। जी। तो वो सब कुछ कर रही होती है, उसकी पूरी तैयारी दूसरे घर के लिए हो रही होती है। उसको कुछ भी, जो भी कलाएं भी सीखनी है, चाहे खाना बनाना, चाहे ये करना, चाहे घर संभालना, चाहे वो जो सारी शिक्षा भी मिल रही होती है वो दूसरे। और जो लड़का है उसको अपने घर का, अपनी एक काम के लिए, उसको ये नहीं कि पत्नी कौन शादी करेगी या नहीं, उसको ये है कि उसने देखना है, परिवार को देखना है, राइट। उसका ये डिफाइंड रोल्स हैं। सो शायद वहीं से एक चीज हुआ कि हम लेडीज थोड़ा हो जाता है कि अच्छा तुझे तो कुछ नहीं हुआ, तू ठीक है ना, तुझे हाँ मेरा ठीक है, मेरा क्या है, मैं दवाई खा लूंगी, ठीक। शायद ये भी एक चीज है। जो आप कह रहे हैं विभा, क्योंकि आप स्वयं महिला है तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं। लेकिन अब इस सब चीज को देखते हुए अब मेरा ये मानना है, और मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सही बात है। आप ध्यान रखिए, आप परिवार का ध्यान रखिए, आप पति का ध्यान रखिए, आप बच्चों का ध्यान रखिए। लेकिन ये ध्यान आप तब रख पाएंगे जब आप स्वयं का ध्यान रखते हैं।
तो जब आप स्वयं में पूरी तरह से मजबूत हैं तभी आप किसी और का ध्यान रख पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है, स्पेशली आज के परिवेश में, कि महिलाएं अपने आप को सशक्त बनाएं। चाहे वो आपका पढ़ाई लिखाई है, चाहे वो स्किल है, वेदर इट इज नॉलेज, वेदर इट इज विजडम, वेदर इट इज स्किल। आई थिंक आज ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि महिलाएं अपने आप को सशक्त बनाएं ताकि वो इस रोल को भली भांति कर सके। और आज जो है, आज के माहौल में जरूरी है, क्योंकि महिलाएं जो काम करती हैं तो दे गेट ए वेरी डिफरेंट स्किल सेट ऑन द टेबल। क्योंकि महिलाएं जो मल्टीटास्किंग कर सकती है वो हम पुरुष नहीं कर सकते। तो दे आर एब्सोल्युटली फोकस्ड, दे कैन मल्टीटास्क, so they can bring amazing things as far as the work and the professional or the business field is concerned. But I always say this point, बिल्कुल आप वो करिए, मतलब, and it should be done. I think if India has to progress, if the world has to progress, I think it's very important for the women to come and work and do their part. But definitely when the women work, I think सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि एक परिवार को चलाने में महिलाओं का बहुत ही अहम योगदान है। और एक परिवार जो है एक समाज की और एक राष्ट्र की सबसे मजबूत नींव है। अगर वो नींव मजबूत है, परिवार मजबूत है, समाज मजबूत है, समाज मजबूत है, राष्ट्र मजबूत है ऑलवेज। और अगर परिवार की नींव हिली तो समाज की नींव हिली और राष्ट्र की नींव हिली। और उसमें जो रोल है स्पेशली लेडीज का, महिलाओं का, मुझे लगता है कि वो रोल सबसे ज्यादा अहम रोल है। और इसलिए मैं कहता हूँ एब्सोल्युटली द लेडीज मस्ट वर्क। बट ये जो वर्क होता है उसके साथ एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, एक अच्छी एक परिपक्व तरीके से, कि आप जो स्किल सीख रहे हैं, यू हैव टू अप्लाई दैट स्किल, यू हैव टू अप्लाई दैट मैनेजरियल प्रिंसिपल्स इन आल्सो रनिंग द हाउस। यू मस्ट रन द हाउस ब्यूटीफुली, efficiently, responsibly, with pride, with happiness, there is with nothing, joy. I think एक घर को रखना is like a complete thing in itself. You know, एक मतलब we can say very easily she is a homemaker, but what goes behind the homemaker, whether it is the finances, you know, whether it is your purchases, whether it is foreign affairs, you know, बाहर पूरे सबके साथ में ताल्लुकात रखना, ये सब रखना, I think ये बहुत अहम भूमिका। It is a complete, I think if a lady can take care of the house so well, I think that is the biggest contribution, the most beautiful. And so I think आजकल की महिलाएं आप काम करिए, लेकिन अपने परिवार को, बिकॉज जो नई नस्ल तैयार हो रही है, आई थिंक उसके अंदर जो महिलाओं की अहम भूमिका है, इस नस्ल को हमने मजबूत रखना है। अगर ये नस्ल मजबूत नहीं हुई तो आगे जो है हमारा फ्यूचर जो है मजबूत हमारा नहीं रहेगा। तो ये बात मैं आपको कहना चाहता, लेकिन आपने बात मेरे से पूछी थी जब पहली बार हमें पता चला, तो मैं हायर कमांड कोर्स, तो उनको पहले से ही ये दिक्कत थी, एंड इट वाज, मतलब नाउ इन हाइंडसाइट उनको क्या होता था, इट वाज नॉट माइग्रेन, शी हैड हाई ब्लड प्रेशर, और वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनको वो हेडेक होता था। हॉस्पिटल गए नहीं तो ये पता नहीं चला कि हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन उससे पहले एक दो बार उनको हाई ब्लड प्रेशर एपिसोडिक, मतलब जैसे कोई भी इमोशनल स्टिमुलाई हुआ तो एकदम उससे उनका ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता था बहुत ज्यादा। मतलब मैंने खुद स्वयं रिकॉर्ड किया, कई बार 210 और नीचे वाला इज नियरली एट 180, that used to be the blood pressure in which anything can go wrong and anything can happen, लेकिन वो एपिसोडिक होता था। और नॉर्मल टाइम में जब आप उनका ब्लड वो चेक करें तो बिल्कुल इट यूज्ड टू बी 180 120 80, इट यूज्ड टू बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो दैट वाज लिंक्ड टू सर्टेन एपिसोड्स। और पूरा मैंने मतलब कंप्लीट, आई थिंक ऑल काइंड ऑफ टेस्ट, शी हैड अ ह्यूज फाइल एज टू व्हाई दिस एपिसोडिक ब्लड प्रेशर shoots up and happens. So all kind of people said pheochromocytoma and various other things. Every test was done and everything was ruled out. But at that particular time, I think she had primary hypertension because वो एक स्ट्रेस था, पति आपके एक्टिव फील्ड एरिया में है, आपका बेटा जो है 12वीं क्लास में है, आपकी बेटी 10वीं। So it was that time. It was during that time that she complained literally every time। जब भी मैं उनसे बातचीत करता था वो हेडेक कंप्लेन करते थे, और ये तब उस वक्त जो है ये पता नहीं चला, पकड़ा नहीं गया, उनको लगा कि माइग्रेन है, और वो माइग्रेन के लिए जो माइग्रेन की दवाई वो उसको खा रहे थे। तो टेकिंग मोर medicines and also not taking medicine for the blood pressure which you are not aware, I think a combination of that
रिजल्टेड इन क्रोनिक रीनल फेलियर। Oh my और God. वो उसका हमें बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। मैं तो फील्ड एरिया से आया और फील्ड एरिया से आने के बाद में कमांड करने के बाद हायर कमांड के लिए नॉमिनेट हुआ और हम दोनों जो है हायर कमांड पोस्ट के लिए मऊ में गए। तो मऊ में लगा मुझे कि शुरू में जो कुछ चीजें थे वो उनकी थकान बहुत हो रही थी एंड मोर फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग। बट वी थॉट मे बी बिकॉज शिफ्टिंग हुआ है, काम बहुत ज्यादा है, तो शायद कुछ वॉमिटिंग कुछ खा लिया होगा शायद इसकी वजह से। द माइंड नेवर वेंट टुवर्ड्स क्रोनिक रीनल फेलियर, वी हैड नो आइडिया व्हाट इज क्रोनिक रीनल फेलियर। लेकिन उनको उस तरह का एपिसोड विभा जैसा मैंने पहले बताया, I think it was just about 2-3 months into the course, and we had gone down. I think our the Air Force officer was staying just below us. He had called us for a cup of tea, and we were having a चाय पी रहे थे उधर। चाय पीते पीते उनको लगा कि मुझको पैल्पिटेशन हो रहा है, पसीना आया, तो इमिडिएटली हमने वहाँ से विदा ली और उसके बाद में मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया तो ब्लड प्रेशर वाज वेरी हाई एंड देन इमिडिएटली वी टुक हर टू द हॉस्पिटल। तो वो उस हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्पेशलिस्ट थे उन्होंने यही बोला कि ये कब से ऐसे ब्लड प्रेशर एपिसोडिक ज़्यादा हो जाता है, मैंने तो पिछले कई सालों से चल रहा है इसका। तो उन्होंने कहा फिर तो देन आई वुड लाइक टू चेक हर आउट, बिकॉज अगर ये अनट्रीटेड हाई ब्लड प्रेशर है इतने समय के लिए, और तब उनको पता चला कि ये माइग्रेन के लिए काफ़ी पेन किलर्स भी ले रहे हैं, तो इसे के तब तो आपकी 3 चीज़ें इफेक्ट हो सकती है, या तो आपका रेटिना, या आपका हार्ट, या आपका किडनी। तो उन्होंने पूरे टेस्ट वगैरह लिखे और उसी वक्त क्या हायर कमांड में आप जानते हैं कि हम लोग बाहर ये टूर फॉरवर्ड एरिया टूर के लिए जाते हैं, और उसके नेक्स्ट डे मैंने फॉरवर्ड एरिया टूर के लिए जाना था। तो ये सब टेस्ट मेरे सामने हुए, मैंने खुद टेस्ट कराए, बट रिपोर्ट्स तब तक नहीं आई और तब तक मैं जो है बाहर टूर के लिए चला गया। और जब मैं कश्मीर में था, श्रीनगर में था, तो तब शाम को उन्हीं का शालू शालू का ही कॉल आता है। वो स्वयं कॉल करते हैं मुझे कि वो रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं और डॉक्टर ने बोला है कि उनको क्रोनिक रीनल फेलियर। आई थिंक वो एक ऐसा समय था जब मुझे लगता था कि पूरा सब कुछ बदली हो गया। इट वॉज एक्चुअली अ शॉक, देयर वाज नो डाउट, आई हैव नो हेजिटेशन इन एडमिटिंग दैट इट वॉज अ ह्यूज शॉक, बिकॉज सडनली वन, मतलब एक समय आप बिल्कुल ठीक है, सब कुछ स्वस्थ है, सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा है, और आप हायर कमांड कोर्स कर रहे हैं, यू आर इन अ वेरी गुड स्पेस, बहुत ही अच्छे स्पेस में। नाउ सडनली योर वाइफ गिव्स यू अ कॉल and she tells you she had a chronic renal failure, which is a debilitating medical condition. you know Suddenly you are not able to absorb that shock, not able to absorb. And I don't, and the balance, the poise and the grace with which she told me this was something really amazing, Vibha. I think possibly after that initial shock, जिस लहजे में उन्होंने मुझे ये बात बताई, आई थिंक उस लहजे ने शायद मुझे वो आत्मबल दिया, उसको जो है जज्ब करने का, उसको जज्ब करने का। और अभी चूंकि मैं किताब लिख रहा हूँ उनके ऊपर, बहुत सारी चीजें ऐसी है विभा जो अब मुझे मालूम चल रही है, बिकॉज आप जब किसी परिस्थिति को देखते हैं, आप अपने परिप्रेक्ष्य में देखते हैं उस परिस्थिति को, फ्रॉम योर डायमेंशन, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। बट शी वॉज अ मदर, शी वॉज अ डॉटर। अभी क्या हो रहा है कि उन सभी का पर्सपेक्टिव मिल रहा है, बिकॉज टू राइट दैट बुक यू हैव टू स्पीक टू ऑल एंड यू टू गेट द इनपुट। ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे अब पता चल रही है जो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। उस वक्त जब ये हुआ तो उनके जो ब्रदर हैं उनसे छोटे अतुल, उनकी वाइफ प्रीति, वो उनके साथ थी। एंड देन प्रीति नरेट्स के वो टेस्ट रिपोर्ट लेके वो बाहर जो है एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास में गए, और आई थिंक वो नेफ्रोलॉजिस्ट ने सीधा उनको छुट्टे हुए रिपोर्ट देने के बाद में सबसे पहले उनका ये वर्ड था, आप जिंदा कैसे हैं? एंड आई थिंक दैट रियली shook her badly, and I would say it was a pretty insensitive thing for a doctor to say कि आप जिंदा कैसे हैं? She had a chronic, she had the level, creatinine level of 4.6 at that time. 4.6 is a very high creatinine level, and the doctor, but she just heard this and she just walked out of this thing. It was only Preeti had come. So Preeti, why वो रहे? Preeti told this that there is no way of saying something, and then Preeti went out. थोड़ा उनको समझाया, बाहर बिठाया, देन प्रीति केम बैक डॉक्टर से, फिर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा देखिए मैडम, ये बहुत ही सीरियस एक मेडिकल कंडीशन है और इसके लिए तो इमिडिएटली आपको डायलिसिस कराना होगा, या फिर आप एक किडनी ट्रांसप्लांट इज द आंसर और इज द वे हेड, बट इमिडिएट डायलिसिस इज अ मस्ट। तो ये सब न्यूज़ के बाद में वो उनको वापस प्रीति ने बोला है कि वापस शालू डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड,
शी वाज एब्सोल्युटली क्वाइट। वो घर गए, हाँ बोलिए। वो Sorry. घर गए और घर जाने के बाद झाड़ू उठाई और बस साफ करने लगे। शाम का वक्त था, मतलब कोई जरूरत नहीं थी, बट आई थिंक शी वाज सो दिस थिंग, शी जस्ट पिक्ड अप एंड शी जस्ट स्टार्टेड स्वीपिंग। पोछा लिया, पोछा उधर लगाने लगे। शी वाज जस्ट ट्राइंग टू, आई थिंक, डाइवर्ट हर माइंड। और शी वाज ट्राइंग टू टॉक, बट शी वाज नॉट कम्युनिकेटिव एट ऑल। और उसके बाद उन्होंने बोला कि खाना दिया, तो खाना बिल्कुल नहीं खाया। जब जोर जबरदस्ती की तो पहली बार वो प्रीति के ऊपर नाराज हुई एंड शी थ्रू द प्लेट, शी थ्रू द प्लेट। And after throwing the plate, then suddenly the thing dawned in her, and then she was a changed person. Then she walked up to Preeti, उनको बोला कि I am sorry that I have not been able to. You have been there, you have been looking after me, and you have been taking care of me. फिर प्रीति ने, उनका छोटा बेटा था सिद्धांत, उससे बहुत प्यार करती थी, तो सिद्धांत को बोला कि आप बोलो बुआ को कि वो खा ले, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा खाया। आई थिंक वो एक मोमेंट था आफ्टर दैट इनिशियल शॉक। उसके बाद उन्होंने शायद ये विचार किया कि मुझको अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए आई हैव टू बी अराउंड, मुझे जीना है इस चीज के लिए। वहां आई थिंक उन्होंने ठान लिया कि ठान डॉक्टर लिया। कुछ कहें या कुछ बोले, वेदर आई एम, बट आई हैव टू लिव। Yeah. I think she just made this very strong resolve that I have to stay around. And she lived for 14 years. And she stayed around. Like कि you said, बच्चे 14 बड़े हो साल। रहे हैं। 14 14 साल 14 साल राम जी ने भी वनवास किया। मैं आज सबको ये कहता हूँ, but I'll come back to that after that initial shock, I think she just said, I am going to be there, whatever it is. It's not that she discounted जो भी डॉक्टर बोल रहे थे वो उसको, बट अपने अंदर उन्होंने ये कर लिया था, and she just started smiling. She just started smiling. Anytime she said, if anybody asked कि आप कैसे, मैं बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल, she would always say that. She would never complain. कभी उन्होंने ये नहीं मेरे साथ ही क्यों हुआ। I think ये उन्होंने उस in that first 24 hours she just resolved that thing within him, and she developed that iron will and that strong resolve that she has for the sake of husband, for the sake of the family, for the sake of the children. Wow. I think she has to stay around, come what may. Come what may. And I think that's how the journey started. And that's where I think the love story became intense, became deep, and I think became profound. It was profound. I think there is a normal love story whereby you're on a different plane, but I think this story was is a very profound, I would not say, is a very profound love story. Our relationship विभा changed. हमारा संबंध जो है ऐसा हो गया कि it just changed overnight. We started valuing every moment because we didn't know how long would she live at that time. So we wanted to experience and sort of extricate everything from those moments. We started living from moment to moment. It's so interesting. My father would always say कि एक इंसान की 3 लव स्टोरीज, एक है जो अचानक प्यार, अचानक हो जाए, वो चाहे इन्फैचुएशन में हो, चाहे किसी जो पहले, फिर दूसरे से कर्मबद्ध, जो कर्मों को पूरा कर रहे होते हो, प्रारब्ध से एक इंसान तुम्हारे इतने करीब आता है, उससे सब कुछ, परिवार भी बन रहा है, दुख सुख सब कुछ, और फिर तीसरी होती है प्रोफाउंड। तो खुशनसीब एक ही इंसान से तीनों कर लेते हैं। Absolutely. और कई बार कोई पहला नहीं मिला या दूसरे के उसमें, बट 3 स्टेजेस होती हैं मोहब्बत की। और जो आखिरी स्टेज है वो सब कुछ, वो जब तुम्हें समझ आ जाती है और फिर तुम एक हो जाते हो। So it's so beautiful. So I think your last stage began then. Yes. With awareness, Absolutely. with consciousness. With complete awareness. You knew that you had to live every day. Every moment you have to live and make it the best. And we normalized life. Yeah. That's a beauty. We didn't talk about illness. So amazing. We started doing what has to be done. Yeah. So मऊ में थे तो frequent visit to Delhi, R&R hospital, पूरा इलाज शुरू हुआ, पूरा इलाज अच्छी तरीके से चला।
सब कुछ बिल्कुल ठीक, यम नियम के साथ। बिल्कुल यम नियम के साथ। यम यू नो स्पिरिचुअलिटी जहां हम बात करते हैं, यू नो वी स्टार्टेड लिविंग स्पिरिचुअलिटी। Yeah. You know, it was Oh not my just we God. started living spirituality. You know, mind spirituality में सबसे पहला प्रिंसिपल है माइंडफुलनेस का। You have to live in the moment. You can't become spiritual unless and until you are living in the moment. Because if you are not living in the moment, I think you are not living at all. You're not क्योंकि living at all. पास्ट तो पास्ट है ना, Past पास्ट में and इफ्स एंड past- बट्स हैं। Past is not the truth. And past में क्या है? Not only ifs and buts विवाह, past में regrets है। अरे ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? Regrets. तो you go back to past, you go back to regret. It's a negative emotion. Now the mind will take you either to the past or to the future. Anxiety भी वही future है। में जाएंगे तो anxiety, Anxiety। अरे कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? हाँ, so you know, so one side is regret, Another another side is, and anxiety. both are not the truth. They are not. जो बीत गया that is not the truth, it's done and dusted. आगे तो आपको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। The mind thrives on you taking it seizes control. Mind is an instrument. हमारा एक instrument है, एक औजार है हमारे लिए। But that mind enslaves us. How does it enslave? It doesn't keep you in the present moment. It will always बंदर। take you to the present. It's a monkey mind. मंकी माइंड। It's a monkey mind. तो मैं कई बार ऐसे कहती हूँ कि भाई दिमाग बातें कर रहा है ना, तो उसको एक केला दो, उसको एक थॉट दो, तू भाई तू केला खा, मुझे काम करने दे। Absolutely, absolutely. I think Let him be busy with that केला। such a beautiful and simply Vibha that you put it. So the mind will keep you either in the past or in the future, but it will never let you remain in the present. So what you have to do is, I tell जो आपने केले की बात की, मैं उनको बोलता हूँ कि भैया माइंड को अपना काम कर दीजिए, बिकॉज थॉट्स तो आते रहेंगे, उसके अंदर थॉट जनरेट होते रहेंगे, लेकिन आप उन थॉट्स के साथ आइडेंटिफाई मत करिए। सो व्हाट डू? You create a gap, you step back from the mind. हाशिया, एक हाशिया दे दीजिए। You just step back from the mind and start observing the mind. Now you're not the mind. Now you're not. Now the mind cannot enslave you because you're dissociated. You've created a space between you and the mind. Now objectively, you can look at the mind that what is it saying, and then you have the choice. Now the choice is with you whether you want to go with the mind or you don't want to go with the mind. That's where your power comes. That is what is spirituality. Because now you're not being run by the mind. Now you're dictating the mind. कि नहीं आप सोचते रहिए, जो भी आपने सोचना है सोचते रहिए, but I'm not my mind, I'm not my thought, I'm beyond mind, I'm beyond thought, I'm beyond the mind, I am the state of being, I'm the state of consciousness. So beautiful. I'm the witness. Wow. I'm the witness. So जनरल एक जैसे मैं कहती हूँ, जो मैं कई बार वो जो दो सांसें हैं जी, उसके बीच में जो अंतराल है वो शून्य है। बहुत एब्सोल्युटली। तो जो स्वरों के बीच में वो जो शून्य है, तो सांसों के बीच में वो जो वो कितना वो उसमें तुम क्या जीवंत हो या मृत्यु का एहसास कर रहे हो या नहीं, उस पल में जीना और उसी पल का मृत्यु को पा लिया, वो एक खूबसूरती है। आपने जो श्वास की बात की, आई थिंक ये श्वास सबसे ज्यादा अहम है। देखिए, जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या होता है, श्वास नहीं रहता, बाकी सब है, पूरा आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, ऑर्गन है, ब्लड है, सब कुछ है, आपका हार्ट है, किडनी है, लंग्स, एवरीथिंग इज देयर। व्हाट इज नॉट देयर? द श्वास इज नॉट देयर, द ब्रेथ इज नॉट देयर। ब्रेथ इज दैट पावरफुल। द ब्रेथ, श्वास आपको कनेक्ट करती है योर कॉन्शियसनेस विद योर बॉडी। योर बॉडी बिकम्स जीवंत। इस बॉडी में जो चेतना आती है, वो कॉन्शियसनेस जो आती है, वो श्वास के जरिए आती है। तो श्वास बिकम्स द ब्रेथ इज द व्हीकल व्हिच बेसिकली कनेक्ट्स योर बॉडी विद द कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज व्हाई दिस व्हीकल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिटेशन। तो आप मेडिटेशन के 112 techniques हैं given by the Adi Yogi, Lord Shiva. He is the one who's given 112 techniques of meditation. And when we were talking just before I came, और आप Book of Secrets की बात कर रहे थे, in the book of, it's right Osho. So in the Book of Secrets, Osho has listed out 108 techniques of meditation. 108 techniques. बाकी 4 लुप्त हो गए, पता नहीं उनका. But techniques are not very important as far as your adhyatma is concerned. But if you have to find, and if I have to tell viewers, that what is it, that one technique which possibly is the most important. So since I have said that breath is so important, मैं कहना चाहूँगा कि breath is also that bridge and that medium which will connect you with your consciousness. So you use this vehicle to connect your consciousness. तो जो सोहम meditation है,
That is, I think, the most ultimate. And what is Soham meditation? It's simple. It's not very difficult at all. Soham is a Sanskrit word which is made up of two syllables, Swa or Aham, which means that I am. So basically, every breath of yours is telling you that you're falsely identifying with the body, with the mind, and with the thought, and with the emotion. So it is telling you you're not the body, you're not the mind, you're not the thought, you're not the emotion. You are beyond that. That I am. So when you inhale, it makes the sound so, and when you exhale, it makes the sound hum, and that is what is so hum. You have to do nothing at all. Sit quietly with your spine erect because all your chakras are along, so you have to align that, and just close your eyes and observe your breath. Simple, as simple as that. Nothing you have to do. Just so hum, so hum, so hum. That's it. That is the ultimate meditation. कितनी खूबसूरत बात है कि मेडिटेशन के कई तरीके हैं, टेक्निक है, कहीं तो टेक्निक से शुरू है ना, डिसिप्लिन से, और फिर हम सोचते हैं अच्छा ऐसे, और फिर दिमाग है, दिमाग तो बंदर है, बंदर ने तो मतलब हजारों थॉट्स उसने दिन में कितनी लानी है, That's a job. और फिर वो घूमने जाता है, फिर वो आता है, फिर कहते हैं ओह सांसों पे ध्यान दो, फिर सांस में हम आते हैं, फिर हम शांत होते हैं, फिर हम सोचते हैं ओह कहीं कुकर की सीटी तो नहीं बजी, कहीं घंटी तो नहीं बजी. यू अंडरस्टैंड, इट कीप्स ऑन. सो कई बार मैंने ये भी देखा है कि हम जब मेडिटेशन किए तो 1 घंटा मेडिटेशन या आधा घंटा या जो भी, और फिर मैंने ये रियलाइज किया ओवर द टाइम, हाँ शुरुआत आपने की जैसे भी, थोड़ी देर ही आप शुरू करो जी. और कई बार ऐसा होता है जो मेरे साथ आजकल है कि जरूरी नहीं कि मैं कोई घंटों में बैठूं या कोई कुछ नहीं, मैं शायद दिन में 5 बार या 6 बार जब जरा मुझे लगता है मैं रुकती हूँ, उस क्योस के बीच में भी बस सांसों को देखती हूँ, अलाइन करती हूँ, और फिर शुरू, चाहे वो 3 मिनट का हो चाहे 2 मिनट हो, लेकिन उसको खटखट, क्योंकि दिमाग है तो ये सोच रही तो मुझे कुछ सोचना, तो एकदम वहीं पर जहां बैठी हूँ वहीं पर करके मैं ऐसे and then I found that this is also very interesting. Absolutely, absolutely. जो आप कह रहे हैं कि भाई आपने दिन में 4-5 बार भी किया, जी, जी. लेकिन आप उससे एक मत हो पाए, और अपना जो दिमाग इधर उधर, इंसान है, इमोशंस है, इमोशंस के बिना क्या है. सो उस सब को फिर एक लाइन में, एक तार में, उसको एक धागे के साथ ऊपर और नीचे उसको किया, और फिर उठे और फिर देखा कि अब क्या करना है, क्योंकि उस पलों में यहाँ से वहाँ शिफ्ट होने की क्षमता है, जो आपने बोला, कैपेसिटी है. और जो आपने बोला, ओके, आप शुरुआत करना चाहते हैं, ध्यान से शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल, you have to use crutches at that time. You have to live like And you you're must, looking at, and you must use the you crutches. must. There's nothing wrong in No, using not at whatever. मतलब क्योंकि पूरा जो, अगर आप योग की बात करें तो योग तो अष्टांग योग है, जैसा आपने बोला, यम, नियम, आसन, ठीक है, उसके बाद में फिर आपका जो है प्राणायाम, उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि, वो सारा फिर ये सारी चीजें. लेकिन और फौजी के लिए, क्योंकि आप भी फौजी बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, हम तो फौजी ही हैं, हमारे लिए बड़ा सुलभ है, और मैं इसलिए बोलता हूँ सुलभ है. यम मतलब पॉजिटिविटी, इफ यू कैन जस्ट दिस थिंग, यम इज पॉजिटिव कंडक्ट. तो फौज में तो पॉजिटिव कंडक्ट है, बिकॉज उसके बगैर आप फौजी नहीं हो सकते. हमको कैडेट मतलब एनडीए, आईएमए यूनिट में सब जगह यही सिखाया जाता है कि अपना सही आचरण आपका सही होना चाहिए, नियम, डिसिप्लिन. बगैर डिसिप्लिन के तो आप फौजी बन ही नहीं सकते. तो यम क्लियर हो गया, नियम क्लियर हो गया. अभी आसन सब पूरा, मतलब सुबह पीटी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आसन भी आपका सॉर्ट आउट हो गया है. यू मे नॉट डू दैट आसन, बट फौज के जो भी हमारा पीटी की टेबल्स वगैरह हैं, तो तकरीबन सभी आसन आप कर लेते हो, तो आसन भी हो गया. अभी आता है आपका प्राणायाम. जब आप बीपीटी दौड़ते हैं या फिर अपना 5 किलोमीटर जो है पीटी के अंदर दौड़ते हैं, तो जब सांस लेते हैं ना, तो आपका सब कुछ जो भी स्वामी वो रामदेव जी सिखाते हैं या कोई सिखाते हैं, जो हमारे किताबों में लिखा हुआ, वो पूरा प्राणायाम आपका हो जाता है तब. तो आपको प्राणायाम भी ध्यान करने की जरूरत नहीं. अब धारणा पे आ जाइए आप. तो जब आप फायर करते हैं, जब तक आपका धारणा और कंसंट्रेशन नहीं है, योर बुलेट विल नॉट
मैं Hit the ये target. जब आप बोल ही रहे थे तो मुझे वही हो रहा था कि बंदूक की सफाई से लेकर उसका सारा वो देखना और सांसों को रोकना और एक अदर वो जब that is your पूरा and whole meditation. It's meditative. It's a complete meditation कि आप सीधे खड़े हो रहे हो एक वो the टक मतलब वो और उसके वहां से वहां तक जो देख रहे हो बीच में फोकस आपको अर्जुन की आंख की अर्जुन जैसे मछली की आंख दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा सब चल रहा है लेकिन मछली की आंख वही दिखाई दे रही है तो दैट इज व्हाई आई थिंक फॉर अ फौजी इट इज वेरी सुलभ है आपके लिए तो मतलब धारणा तक आपने आपने सिर्फ ध्यान करना है और आपने जैसे बताया यू यूज आई थिंक आई वुड से इफ यू स्टार्ट यू डू एनीथिंग यू यूज व्हाटएवर इज द थिंग जो टेक्निक्स है आप किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करिए बट देन मेडिटेशन यू हैव टू रियलाइज कि आप शुरू में ठीक है 5 मिनट बैठिए 10 मिनट बैठिए आधा घंटा बैठिए 1 घंटा बैठिए बट आफ्टर सम टाइम एज यू ग्रेजुएट आपको खुद ये रियलाइज होगा दैट मेडिटेशन इज नॉट जस्ट दैट half an hour or 1 hour that you sit in the morning and evening. Meditation is 24/7. Exactly. It's not like you said beautifully. कि कहीं भी आपको लगता है कि थोड़ा सा सेंट्रल लाइन से हिल गया है, you just sit quietly, close your eyes, observe breath for a little time, get centered and move on. आप मतलब आप एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, हवाई जहाज से ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, आपको थोड़ा मन लगा, थोड़ा उत्तेजित है, दाएं बाएं कर रहा है, बस आप शांत हो जाइए, आप अपना शांत होने के लिए आंखें बंद करिए. You look at the breath, observe your breath, count मतलब 100 breath या 50 breath जो भी आपके पास में टाइम है, you will be centered. That's what is meditation. It's so beautiful, you know. And living in the moment. Yeah. Mindfulness, that is meditation. अब जब लोग काम कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं अच्छा मेडिटेशन टाइम. मैंने कहा जब आप कंप्यूटर के सामने भी काम कर रहे हैं और आपको जो काम दिया गया है आप उसको पूरी तरह से 1 घंटा 1.5 घंटा कर रहे हैं तो क्या आप एक मत हैं? हाँ. तो मैंने कहा दैट इज मेडिटेशन. एक बच्चा जब पढ़ रहा है कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और वो सिर्फ 1 घंटे के लिए, ज्यादा नहीं है कि 5 घंटे, उसने 1 घंटा पढ़ा फिर घुमा फिरा बट उसको पता चल गया, उसने पढ़ लिया. एक मत हो जाना, बहुत सुंदर बोला. तो वो मेडिटेटिव है. एक गृहिणी के लिए, एक लेडीज के लिए खाना बनाना, बर्तन साफ कर रहे हैं, कुछ भी, एनी एक्शन, इट्स लाइक अ सर्विस टू द गॉड and you are putting your heart and soul and with complete focus you are doing it. It's meditation. You are meditating anything that you do. तो अब कमिंग बैक टू दिस, तो शालिनी और आपने कई कोर्सेज किए. आपने आर्ट ऑफ लिविंग, फिर से मैं मतलब मुझे जो याद है आपने रेकी, शी वाज अ ग्रैंड मास्टर फॉर दैट. प्राणिक बुद्धिज्म में भी तो आपने अपनी शांति कई तरह से उसे अलग अलग उससे माध्यम से जहाँ से शांति है ना, टू फाइंड योर यू नो अलाइनमेंट विथ पीस एंड इन प्रेजेंट कि हमने ये प्रॉब्लम आई, इसको ये इलाज है, ये हम कर रहे हैं बेस्ट और ये हमें जीना है. राइट? Isn't that most beautiful? ऐसा लगा आफ्टर दैट इनिशियल शॉक. वो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा. We were looking कि कहाँ से सहारा मिलेगा. And I think we were both, Shalu, right from the beginning, एक छोटा मंदिर, सुबह शाम दिया जलाना, that used to be there. And while I was not going to the temple or something, but for me it was like कर्म योगी. आप एक कर्म योगी हैं, आप जितना अपना काम कर रहे हैं, ठीक जैसे आपने बताया, जो आपका काम है, you put your heart and soul, you be in the moment, and you are doing that. So that was this thing. Once you got into it, now you wanted a little, that's how. So a lot of people will say, I tell people that you will have experiences. The mind will label as a good experience or a bad experience. Now this realization that and this knowledge that this thing occurred to Shalu, chronic renal failure. A lot of people would say that it was a bad experience. I don't see it as a good or a bad experience. मैं तो कहूँगा ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है और कोई भी आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है वो हमेशा किसी कारण के लिए होता है और हमें ये लगा कि शायद ये जो एक्सपीरियंस और जो हमें मिल रहा है एक तो प्रारब्ध है जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, बाकी उसके पीछे उद्देश्य क्या है. आई थिंक आवर लाइफ because this was an external stimuli, an external energy, which sort of pushed us, energized us into a higher orbit. But tested you also. And tested कि भाई कहाँ आप कौन सा रास्ता पकड़ते हैं. जब एक मुश्किल ग्रीफ में आते हैं, जब एक मुश्किल वक्त होता है विभाग, तो क्या होता है कि आप एक दूसरे के साथ जो है ना बिल्कुल मतलब we were looking, I was looking for support in her and she was looking for support in me.
I gave her support and she gave me support. Beautiful. And during that time, Vibha, I have tenanted very challenging assignments. I was director MO 12 immediately higher command के बाद में, which was very challenging assignment in the military operation directorate. उसके बाद में DDG डिसिप्लिन और विजिलेंस भी रहा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस रहा, जहां पूरे के पूरे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं इंडियन आर्मी के, उस सब का जो संचालन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, वो उस ऑफिस के जरिए होता है। इस सब के बीच में मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो जानने वाले थे, मुझसे पूछते थे कि आप कैसे कर पाते हैं। आई सेड मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी हमेशा हंसती रहती है। She has taken all the pain, the trials and the tribulations, I think in a manner, in a very beautiful manner, with lot of resilience. Exactly. And she had shown that maturity, and that capacity to bear pain, that she underwent, she went under knife for 13 times. 13 times she was operated. I don't know, countless number of needles, IV, this, that, butterfly. Every time she went, the blood used to be drawn. And then your veins start getting blocked. So you have to make an attempt 2 or 3 times to draw the blood and to put that butterfly. It was all very painful. But I think the way she took, I said, I am drawing the strength. I said, till the time she is smiling, I think there is no problem at all. The moment she stops smiling, I said, I don't know how I would be able to handle it. How I would be able to. I said, I was deriving strength and she was possibly deriving strength. The relationship went to that level that it was difficult for her sometime to sleep in the night. And what I used to do? I just used to hold her. I know, she told me. And it is in just few seconds, she would be snoring and I would move. Whole night I would move. I know. I would just been there, and sometimes in the middle of the night she would just get up and she would say, "Kuch ho raha hai mujhe." She palpitation, this thing, everything. I just used to hug and I used to hold her and I said, "Shalu, just don't worry, take deep breath. अब भी सांसें लीजिए, बिल्कुल ठीक है." I said, "Just be this thing." And I just about 10 to 15 minutes hold her tightly, and she would ask her to this thing, and she would just calm down. उसके बाद फिर आप you have the blood pressure monitor, you check the blood pressure, it would be high. I had also become a little doctor. I said for emergency and all, so I knew कि blood pressure ज़्यादा है, तो amlodipine, I used to give her amlodipine. I had checked up from the doctor, the BP used to come down, and if there was a little more problem, then we used to rush to the hospital. So this is the manner in which I think she showed so much of resilience, during that time, and yet every duty, every responsibility, she to the hilt, she so gracefully, so responsibly, and so responsibly. I think she was simply amazing. An example of grit and resilience and positive, the hope and the bringing everybody together. And you are aware that we were very fond of parties. Yes. We used oh to my collect, God. I think this, she was one person who could cook for 35 to 40 people. And मुझे नहीं मालूम चलता था कि काम कब हुआ. She would get up early in the morning, she would do everything, tuck, she would do, and then शाम को she used to tell me कि मुझको half an hour before you want food, let me know. Half an hour before. And she used to, and she was like an अन्नपूर्णा. I used to tell her, you're like an अन्नपूर्णा. खाना है, कुछ बचता नहीं है और सबके लिए पूरा हो जाता है. So she was like that, and she used to revel. I don't know whether you know, she was very fond of movies. मतलब बहुत ही ज़्यादा शौक था फिल्म देखने का. I heard that कि आप तो मतलब first show मैंने ये सुना है. मैंने ये सुना है कि भाई कॉल के भाई ये सारी मूवीज देखनी है, सारी रिलीज हो गई है. मैं बोलता था ठीक है, आप तैयार होइए, टिकट. शी न्यू के कहाँ से, दिल्ली में. I'll share a secret with you. आपको अगर कहीं टिकट नहीं मिल रहा पीवीआर में, पीवीआर नारायणा में मिल जाएगा शायद. Chances are very bright that you will get it there. So most of the time, और कैंट के नजदीक है, it used to suit us also. तो कई बार ऑफिस में लेट हो जाता था मुझे, तो हमेशा शाम वाला शो ऑफिस टाइम के बाद में we used to plan that way. So I used to tell her कि भाई आज थोड़ा लेट हो जाएगा, आप ऐसा करिए मेरा भी चेंज लेके आ जाइए, ऑफिस आ जाइए. तो she used to come driving there, she used to get my change, I used to send my runner, वो करके चेंज करने के बाद वहीं से गाड़ी लेके we used to straight away go to the, and that used to be, I think it was a beautiful time. We were together. So there is nothing else between us. I think we shared those beautiful moments together. So amazing. So beautiful moments together. And like you said, we were looking at a lot of alternative therapy. It's not we were doing the allopathic, whatever the doctor said, but somehow she said कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ. Doctor were saying कि भाई आप immediately
जो है डायलिसिस कराइए। तो डायलिसिस के लिए फिस्टूला बनाना होता है। शी सेड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो किस लिए जल्दी करनी है, जब होगा। तो डॉक्टर वुड ऑलवेज एडमोनिश मी कि भाई आप मतलब एक व्हाट आर यू डूइंग, ये तो पक्का आपको अभी तक डायलिसिस शुरू करा देनी चाहिए थी। बट आई ऑलवेज फेल्ट दैट द ट्रीटमेंट इज बीइंग टेकन बाय दैट पेशेंट। दैट पेशेंट हैज टू हैव फेथ इन द ट्रीटमेंट। अनलेस एंड अनटिल पेशेंट को फेथ होगा ट्रीटमेंट में, इट विल नॉट वर्क। एंड फेथ, हम यहाँ पे फेथ की जो बात कर रहे हैं, डर से दूर है, एकदम ऑपोजिट है फेथ। फेथ ये मैंने बहुत खूबसूरत चीज देखी। my mother, she was 78 old age, but blood cancer उनका डायग्नोज हुआ, और 1 साल बाद डॉक्टर्स ने कहा कि भाई बता देना सबको कि भाई अब आखिरी समय है एंड ऑल। शी सेड जी हमने कैंसर, किसी को पता ही नहीं था सिवाय अपनी अपनी फैमिली में। शी वुड नॉट टॉक अबाउट इट। कोई दवाई नहीं ली उन्होंने। 83 में जाकर 4 साल कोई दवाई नहीं, कोई मतलब नहीं। आर्य समाज भी जाना है उन्होंने, गुरुद्वारे भी जाने, एंड ब्यूटीफुल रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन माय फादर एंड माय मदर। वो पहली चाय बना के उन्होंने देनी है। आई सॉ दैट अमेजिंग, दैट पावर। सो आई थिंक, एंड शी सेड डॉक्टर क्या बोल रहा है, जितनी देर मैंने जीना है वो जीना है ना। तो she had the same thought। और जो डॉक्टर बोलेगा अगर जरूरत पड़ेगी चली जाऊंगी, तो इतना क्या मुझे डरना ही। So beautiful was not there। It was absolutely not there। And it's not that you are not discounting। जैसे मुझे कुछ होगा तो मेरा ये था कि if we can do a transplant, so I was looking for a preemptive transplant, but in my own terminology I would say, rather than going through the dialysis, let's do the transplant first। So I was looking for that। तो काफी कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली हमारे वाले परिवार में द ब्लड ग्रुप वाज नॉट मैचिंग towards my side of the family, towards her side of the family, the blood group is matching, but everybody had some or the other underlying issue, so it was not the correct thing। So somehow it just didn't work out। तो मैंने रजिस्टर किया था आर्मी हॉस्पिटल RNR और एम्स के अंदर भी, कि जब भी कोई कैडेवर ट्रांसप्लांट अगर होता है, एंड वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी ट्वाइस। और उस वक्त क्या होता था, मैं बाहर भी नहीं जाता था कि भाई सडनली अगर कॉल आएगा कैडेवर ट्रांसप्लांट के लिए, वी हैव टू रिएक्ट एंड गो देयर इमीडिएटली। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि द फर्स्ट टाइम व्हेन वी गॉट दिस कॉल, तो बाहर नहीं जाते थे बिल्कुल, बट सडनली जो है शी सेड कि मैंने देहरादून जाना है। तो मैंने कहा चलो देहरादून चलते हैं। हम देहरादून के लिए निकले और रुड़की के पास में थे। दैट्स द टाइम वी गॉट अ कॉल from the army hospital R&R that there is a cadaver of the same blood group। Wow। I said, look, I'm here, I will take at least minimum about 4.5 hours to reach back। Wow। इसे सर समय पे आना होगा। तो मैंने कहा भी देखो, मैं आई एम टर्निंग बैक द व्हीकल फ्रॉम हियर एंड कमिंग बैक। आई थिंक आई ड्रोव लाइक मैड एंड पॉसिबली रीच देयर इन अबाउट 3.5 hours। ठीक है, वी रीच देयर, फटाफट वहाँ पहुँचे। I told the doctor that here is the patient, आप जो भी whatever the sample that can be taken। तो उन्होंने बोला we are sorry because we cannot wait। The cadaver kidney has come, the two teams have to be ready। One is harvesting this thing, the second is taking care of the patient। So it's a complicated surgery, and you have to test in the same this thing। So he said abhi now you cannot reverse this thing। So it didn't happen। And to share with you, once we got a call from AIIMS, and Shalu got a call directly, and she was in a good state at that time। She was all right and she was handling it brilliantly। A lot of alternative therapies we were trying, like she became yoga, she used to do yoga morning, evening, meditation, your pranayam, everything she used to do, your diet control, complete lifestyle। She had just sort of customized her lifestyle and food intake, everything, to make sure that everything is absolutely perfect and fine with her body, and that is what was sustaining। And she was not feeling that, she maintained that creatinine level between 4 and 7 for about 4 years, not 1 or 2, for 4 years, without any intervention, without any other intervention। Yes, she was taking medicines, there are a lot of, your hemoglobin goes down, you take certain injections and all the treatment was going। All through this, the doctors were continuously telling me, भाई फिस्टूला बना लीजिए आप, मतलब you have to do this Sunday if there is a requirement। So in that we got a call from the AIIMS that there is a kidney। Call came to Shalu, she refused। मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ था, and I was there in the office, तो call came to me also। तो मैंने बोला आपने उधर कॉल किया कि हाँ वो मैडम ने तो मना किया। ऐसे नहीं,
हम आ रहे हैं आपके पास, we are coming to you, don't worry, we will reach by so and so time. And then immediately I left the office and I drove very quickly to the thing, and I told Chalu, I said, look, you, आपका decision आपका रहेगा, I will not force. I said, I'm giving you my word, we will not force. You are the person who has to decide finally कि क्या करना है. I said, let us go through the process. पता तो चल जाएगा कि अगली बार जब जरूरत होगी तो कैसे करना है. फाइनल कॉल इज योर्स. तो उनको लेके एम्स आए, एंड एम्स का कॉम्प्लेक्स जो है बड़ा है. तो हम पहुंचे उनके पास में, तो उन्होंने कहा, दे गेव मी अ लॉन्ग लिस्ट कि आपने ये टेस्ट कराने हैं. एंड यू नो विद दोस टेस्ट देयर वर नंबर ऑफ टेस्ट, एंड ही सेज वी विल नॉट वेट, मतलब यू हैव टू कम इन टाइम because it all has to be eaten. We ran like mad people. That evening, I remember, we had reached by about, I think, 5:30 or so. And for next about 2 hours, we both ran from one end to another end to get all the tests done. So we did the complete test and we went there. And then the doctor gave us a call. We were waiting for the result. And we were there in the car. I had come back, Shalu was in the car. And the doctor gave me a call and he said, okay, she is the best recipient. And please wheel her in and Wow. we will start the surgery. I told Shalu, I said, Shalu, it's a great opportunity. Chalo. She refused. Oh my God. She said, I said, Shalu, it's very, the kidney is available, everything matches, everything is done. I said, you must, what is the issue? I made her talk to her parents. No, you know Dr. Nalin Mehta. He was also there in the AIMS. I made her talk to Dr. Nalin Mehta, his wife Namita. I made her talk to Namita. But I had given her my word that final thing is yours. But she won't budge. At least for about an hour, I kept telling, the doctors kept telling me, bhai leke aiye. Finally, I walked up to the doctor. I said, look, this is the issue. She is not ready. And I said, I will not force her. Because after all, it's her body. जिसने वो accept करना organ. And if she is not willing, I said, the body will not accept the organ. So she said, I said, मेरी इतनी सर्विस हो गई है, इतनी मेडिकल प्रैक्टिस हो गई है, ये तो मैंने पहली बार देखा है कि किसी को किडनी मिल रही है एंड ही इज रिफ्यूजिंग. मच लेटर आई आस्क्ड शालू, मतलब मैंने कई बार बात होती थी, मैंने कहा आपने रिफ्यूज क्यों किया. She said, you saw in that number of people, there was one young girl. And I said, अभी तो मेरा तो इतना जीवन हो गया, उसको तो बेचारे का तो जीवन अभी शुरू होने वाला है. एंड he said, मैं अभी ठीक हूँ, मुझको शायद मौका बाद में भी मिल जाएगा. I said, but for her, possibly this kind of a thing may not be there. So somewhere apart from the thing that she is fine and she didn't want that to immediately happen, I think there was this factor also. I think it was, in some ways, it was in a sacrifice. And actually, lo and behold, I checked up, the kidney had gone to that girl, and it was a successful surgery. So this was again a very amazing thing with her. Even at that time, she had that thought, that empathy for somebody. And I'll tell you one more incident. Now is the time when she had really थोड़ा सिचुएशन खराब हो रही थी, एंड वी हैड गॉन थ्रू द फिस्टूला बना, एंड फिस्टूला भी 2-3 सर्जरी हुई, उसके बाद में बना, एंड डायलिसिस शुरू हो गया. एंड डायलिसिस के बाद में सिचुएशन वेंट अ लिटिल बैड, बिकॉज वो 2-3 महीने हुआ, फिस्टूला इन्फेक्ट हो गया, और इन्फेक्ट होने के बाद दोबारा में थोड़ा वक्त लगता है. दैट वाज द कंडीशन एंड द इमरजेंसी, then the dialysis, because her condition deteriorated, they said dialysis तो करना पड़ेगा, and she was on dialysis. We again got an opportunity, again in Army Hospital R&R. This time she was ready, because her condition had deteriorated. Now, so it's not that she was taking a call just like that. It was a very when calm, exactly she, very precisely. She yeah, knew that it's her body. Yeah. When is it that possibly would require? So once she was ready, she was all right with it. So she was also ready. Then we got to know that there were some traces of sugar found in the this thing. So that means there could be a problem. Matlab, you are undergoing a major surgery, but if I think the organ is not absolutely fine, and if there is an issue, then I think once we were apprised about this, the call was still ours. But I think we both took a call that let's wait for the right opportunity and right this thing. So that was together. We said, no, we will not take this call. And finally, her creatinine rose to nearly 20. मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, दिस इज डॉक्यूमेंटेड, दिस इज देयर इन द रिकॉर्ड. नो डॉक्टर वुड बिलीव दैट समबडी कैन सर्वाइव विद अ क्रिएटिनिन लेवल ऑफ 20. It is not humanly possible. I think she had that superhuman strength and resilience, that she was there and doing about everything. Even at that time, she was very fond of cooking, and she मतलब this she thought as a part of her responsibility, तो खाना तो मैंने ही बनाना.
Even when she could not stand properly for a long time, she would put a chair or a stool in the kitchen. She would go there to the kitchen, she would be sit on that chair, but वो छौंक लगाना और ये करना तो उसने अपने आप करना है. That was her level of dedication. And you know, Vibha, I don't carry money with me. I've never used, She was the finance she was the minister. one who handled the complete finance till her last breath. She kept handling everything to the बच्चों को देखना, उनसे बातचीत करना, सब कुछ करना, everything she had seen. And now since it's all in a continuation, Vibha, I will tell you towards the later part as to what happened actually. So, when that moment came that now it is becoming very critical. Now, that is the time I approached my father-in-law and said, we'll have to do something because we cannot delay. वो फिस्टूला बनने में दूसरा फिस्टूला बनने में टाइम लगेगा. इट वॉज एन इमरजेंसी प्रोसेस डायलिसिस. इमरजेंसी प्रोसेस डायलिसिस भी यहाँ से होता है, थ्रू योर जुगुलर. Now that you can sustain only for maximum about a month and a half. And once that finishes, you have run out of options. So you have to intervene some or other way. I said, she just has about month and a half. So in that, we'll have to work out something. So I think then my father-in-law looked deeply, spoke to everybody. Her uncle then, came out, this thing that he will donate kidney. And then it's a legal process, so, and he belonged to UP. And the surgery was to take place here in Army Hospital R&R, Delhi State. So, that ethic committee of the UP had to clear. There was a complete process. So, he was cleared. Then there was an ethic committee out here. Now, we are all army officers. We don't go back to our extended families. छुट्टी भी मिलती है तो वो 15 दिन महीने भर की छुट्टी मिलती है. आप घर के काम करते हो, फटाफट माता पिता से मिल लिए. बट चाचा चाची ताऊ वगैरह तो बड़ा मुश्किल होता है, अनलेस इट इज अ मैरिज और समथिंग. तो वो चाचा थे, बट इट्स नॉट दैट शी हैज गॉन देयर नंबर ऑफ टाइम्स. तो जब उनका वो दे टेक अ कंप्लीट दिस थिंग, भाई आप कहाँ, कब लास्ट टाइम आप कब घर गए थे, कब हुआ था, एड्रेस क्या है उनका, दे वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ एन एफिनिटी यू हैव एज टू व्हाई यू आर डोनेटिंग द किडनी, which is absolutely logical and which is correct also. They were doing their job. But army conditions are very different. So fortunately they called her कि आप उनको भी बुला लाइए. तो I wheeled her in, and by that time she was actually bedridden, literally. That was her state. So मैं बुला तो मैंने ये बातचीत सुनी और मुझे लग रहा है कि आई थिंक पॉसिबली दे आर नॉट वेरी इंक्लाइंड. तब मैंने बोला दैट कैन आई स्पीक, एंड आई गेव माय इंट्रोडक्शन. आई सेड लुक, आई एम एन आर्मी ऑफिसर. हमको साल में इतना छुट्टी मिलती है. और ऐसे मैं कमांडिंग ऑफिसर था और यूनिट जो है देहरादून में थी, और मुझे लगा कि देहरादून और रुड़की नज़दीक है तो अपने घर तो मैं बहुत बार जा सकता हूँ. ऐसे मैं 1.25 साल देहरादून में रहा, 1.25 साल में सिर्फ 2 बार रुड़की जा पाया, 2 बार रुड़की जा पाया, वो भी सिर्फ अपने घर में. तो हमारे जो कंडीशंस होती है उस कंडीशन में to have affinity with the extended family becomes very difficult unless and until you are meeting. So if you ask चाचा जी कि उनके घर का एड्रेस क्या, obviously he will not be, फौजी एड्रेस तो वैसे भी कौन जानता है, he will not be able to. Then I explained that this is, but that does not mean that there is no love between. That chacha who's giving is out of love, and he knows that this girl, unki jo bitiya hai, she has no other option. She has no other option. I said it is because of those circumstances and conditions. I think that possibly, sort of, that made the thing. It was clear. Surgery was done, and Vibha, it was a beautiful match. They say the match between the kidney and this thing is something like between two twins. That was sometimes the how the genes mutate is something like this. That Chacha had this kind of a and the doctor said that it will be a very good match. The HLA matching is damn good, and I think it will be quite longevity. And she was there for about next 14 years. Absolutely, 9 years in total. About 9 and plus 4, about Wow. 30. So 9 years. She was back to normal. Possibly, I would say back to normal. That's the beauty of medical science. जैसे ही वो कनेक्ट करते हैं with the new this thing kidney, he says immediately the urine formation starts. You immediately, and you have taken, because you have to be really protected. You are given immunosuppressant drugs. That means your immunity is being brought down. Why? Because वो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया वो आपका अपना ऑर्गन नहीं है, वो किसी दूसरे का ऑर्गन है. आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम ये सोचता है कि ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म, so your own immunity is constantly attacking that organ, constantly attacking that organ. And since उस अटैक को कम करने के लिए you are on immunosuppressant. Now the moment you are on immunosuppressant, that means आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है.
you will land yourself with exotic infections, which in a normal person would not be there. So you have to be very careful. So she was put in a absolutely sterile environment, and we were told कि भाई आप घर में आप एक रूम बिल्कुल sterile आप एक रूम बना दीजिए, उसका ग्लास एंड ऑल खाना एंड ऑल would have to be just slide in, nobody to enter and all. That is what the condition that we had created. So initially it was a routine कि आप सुबह ये जूस देंगे, फिर नाल पानी देंगे, फिर ये देंगे, फिर ये देंगे. You will not believe, in 15 days she was absolutely back to normal. It was like amazing. Her recovery was so amazing. It was so wonderful. And the life became absolutely normal. We went about, she took precautions. She went out with the thing. After all, she came. And for next about 9 years, in that 9 years, Vibha, she lived life to the fullest. Lived life to the fullest. Immediately after that, we were here. It happened in September 2009. And from here, I was the director MOTOL. यहाँ से हम निकले और I was appointed as deputy commandant of my center. लखनऊ में center आप जानते हैं, तो वहाँ गए deputy commandant, and we beautiful life, fabulous life, back to nearly normal except for the precautions that had to be taken, and she was back to discharging her responsibilities and everything. From there, we went to Bhuj to command. Bhuj is again a wonderful place, beautiful place. We really enjoyed. और कहते हैं कि नमक जो है आपकी नेगेटिविटी को निकाल देता है. भुज में क्योंकि बिल्कुल शोर के पास इलाका है, तो हवा में नमक है. वो हवा का जो नमक है ना, वो पूरी नेगेटिविटी आपकी जो है, तो द एटमॉस्फेयर एंड द एनवायरनमेंट वाज ब्यूटीफुल, एंड द वे शी डिस्चार्ज्ड हर रिस्पांसिबिलिटीज विद एवरीथिंग. इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट. So it's not only that I created, I think she was more responsible for creating a beautiful enabling environment in Bhuj, where everybody even till date remembers those about 16-18 months that I spent as a brigade commander. Even Jawans remember, that is how she lived life to the fullest. That is the point that I am making. उसके बाद फिर वापस मैं सेंटर कमांडेंट आया. उसके बाद एनडीसी कोर्स किया. एनडीसी कोर्स करने के बाद में फिर इधर ही एज ए ब्रिगेडियर डीडीजी डीवी डिसिप्लिन रहे. शी वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल. उसके बाद में किलो फोर्स डिवीजन कमांड की उधर. शी वेंट विद मी टू वैली. She enjoyed thoroughly in the valley, because again a beautiful environment, clean, hygienic, and that is the time my son got married. तो उन्होंने उस दौरान जो है बेटे की शादी, पूरा प्लानिंग किया, बेटे की शादी की, और वहाँ से आने के बाद then I got posted as ADGMO Alpha. Here तब हमने बेटी का रोका किया. तो बेटे की शादी की, बेटी का रोका किया. उनको पता था हम शादी जल्दी करना चाहते थे, but the children, they I think wanted to get settled in their job and then marry. But she said, don't pressurize them. She never pressurized. She said, don't pressurize them. Sometimes I used to say that look, her condition is like that. शुरू में towards the later part, जब मैं किलो फोर्स में था, she had infections and in between she had TB. तो टीबी की वजह से she took lot of medicines because of the TB. उससे भी थोड़ा सा किडनी के ऊपर फर्क हुआ. देन जब हम लोग एनडीसी कोर्स कर रहे थे, तब हमें पता चला शी हैड हेपेटाइटिस सी. तो हेपेटाइटिस सी आई थिंक इसमें थोड़ा सा एक अकरेंस है जो हो जाता है, कई बार डायलिसिस की वजह से, कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से. तो हेपेटाइटिस सी में आप दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि वो दवाई आपकी ग्राफ्टेड किडनी के लिए ठीक नहीं है. सो इट्स अ कैच 22 सिचुएशन. यू अलाउ द लीवर टू गेट डैमेज बिकॉज यू कांट दिस थिंग. तभी हमने काफ़ी रिसर्च किया, तो एक नई दवाई यूएस में, सोफोसुवीर मुझे याद है नाम अभी भी, उसको इंपोर्ट किया गया, उनको एडमिनिस्टर किया, वो भी शी बिकेम फ्री ऑफ हेपेटाइटिस सी. बट बाय दैट टाइम द लीवर हैड सफर्ड डैमेज. And then the doctors told me that the second transplant is not feasible because she will not be able to take the anesthetic load only. The liver is in such a state. And we will end up with not only the kidney, but the kidney, with that medicine had a little impact on the kidney also. So towards the later part, I think the kidney started compromising. She had a lot of infections. She was admitted in the hospital, in the base hospital in Srinagar for a long time. Then I got posted here as ADGMO Alpha. And then we realized that her kidney is now compromised and the liver cannot. So we started for the second dialysis के लिए. अब वो fistula के लिए, because her veins and all were so damaged, doctors could not map any good place to make a fistula, and ultimately we were running out of options. और फिर बाद में जो है उनको peritoneal dialysis पे डाला गया, where you puncture a hole in your peritoneal cavity and there is a fluid that you insert,
and that fluid through the process of osmosis cleans, and that she stayed for good about 6 to 8 months. Afterwards, that got infected, and once that got infected, we were against the wall. So there was no way out. The transplant could not take place because of this. We were not able to work out fistula because of the damaged thing, and now this has also got infected. So we had literally run out of options. Now that time we used to talk quite a lot, Vibha, and we knew that this moment is now approaching. एंड मैं बहुत बात करता था उनसे, और हम आई एंड मैंने उनको बोला कि देखिए, डेथ इज अ रियलिटी, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस नो सूनर और लेटर वी ऑल हैव टू डाई. सो इफ डेथ इज अ रियलिटी वी मस्ट प्रिपेयर फॉर डेथ. और शी हैड ए स्ट्रॉन्ग जेस्ट फॉर लाइफ, मतलब जीवन जीना पूरी शिद्दत के साथ जीना है उन्होंने. तो मैंने कहा आपके अंदर ये जीवन जीने की जो शिद्दत है, ऐसे व्हेन दैट मोमेंट कम, जब वो समय आएगा चालू, ऐसे आपने ये तब किया है ना, कि आपने बोला कि 14 साल जो है राम जी गए थे, फिर प्रिंस- मर्यादा पुरुषोत्तम होके बिल्कुल। वापस आए. बिल्कुल, इतनी सुंदर बात आपने बोली कि भगवान राम जी- राम 14 साल वनवास में गए. राजा राम वो गए राजा, थे, वो सिर्फ प्रिंस राम गए थे वो उधर. प्रिंस लेकिन राम जब वो वापस राजकुमार. आए, ही वाज मर्यादा पुरुषोत्तम राम. वो 14 साल का जो तप उन्होंने किया, ही बिकेम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बिकॉज ऑफ दैट. So इसी तरह beautiful. प्रिंस सिद्धार्थ उतने 7 साल के, साल, 7 8 साल, हाँ, 7 साल तप किया उन्होंने. ही बिकेम लॉर्ड बुद्धा द बुद्धा. एनलाइटेंड वन. मैंने शालू को बोला आपने तप किया है, 14 साल आपने तप किया है. यू हैव गॉन थ्रू सो मच ऑफ पेन, ट्रायल्स, ट्राइबुलेशंस. किसके लिए? कौन चाहता है कि वो खुद इस तरह के हालत में रहे? मैंने शालू को यही बोला कि देखो, आपने तप किया है, और आपने तप किया है अपने परिवार के लिए. आप चाहते थे कि आई मस्ट रीच सम सम लेवल. बच्चों की आपने देखो, बेटे की शादी हो गई है, सेटल है. बेटी का रोका हो गया है, वो रोका भी मैंने एक शादी की तरह ही किया. तो तकरीबन तकरीबन आपको पता है कि भाई इनके साथ शादी होने, तो यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट पॉइंट. लास्ट पार्टी विवाह जो शालू ने अटेंड की was for this rank of mine. I retired as a lieutenant general. Yes. वो लास्ट पार्टी उन्होंने, वो that last party, so she ensured, मतलब उन्होंने निश्चित किया कि मुझको भी उस मुकाम पर पहुंचाया. I think she had fulfilled all the responsibilities. She held the fort. She held the fort. She held the fort. She had fulfilled all. So I told her, I said, Shalu, when that moment comes, इतना तप करने के बाद में, I want you to achieve moksha, to get out of the cycle of life and death. You must, मतलब, you should not cling to life. You should go as a desireless person. Desireless person. मतलब वो जिद भी कई बार हमें रोक देती रोक है देती है, रोक और देती है. सफरिंग बन जाती बिल्कुल, है. बिल्कुल. So I said you So must go with that open mind, nothing, but and knowing fully well कि जो आप कर सकते थे, शायद आपने उससे ज्यादा किया है, उससे ज्यादा किया है. You have discharged your responsibilities beautifully. वाह, तो ग्रीफ भी ना हो, शोक भी शोक ना भी ना हो, हो, शोक भी ना हो. और अटैचमेंट भी ना Attachment हो. भी ना हो. You must break free. Wow. Go in that particular thing. This is what we used to talk. And this she remembered. This she remembered because last time, it was about last 10 or 15 days. No, whatever she ate, it came out. Whatever she ate, it came out. And that peritoneal thing had become infected. So that was again becoming a problem. And so we had literally run out of options. फिर बाद में क्या हुआ कि मुझे याद है, आई थिंक उस दिन छुट्टी थी, और उनकी हालत मुझे लग रहा था कि बहुत न्यूट्रिएंट्स भी कम हो गए, क्योंकि खाना जो खा रहे हैं वो तो सब बाहर आ रहा है. मैंने उनको बोला कि अब हॉस्पिटल चलते हैं. आई थिंक लेट्स व्हाटएवर हैज टू बी डन, लेट्स डू दैट. शी सेड नहीं, आज आप चिंता मत करो, मैं अच्छे से खाऊंगी. तो मैंने खिलाया, अच्छे से खाया उन्होंने, बिल्कुल. एंड शी वाज एबल टू सॉर्ट ऑफ डाइजेस्ट आल्सो. बिल्कुल ठीक रहे. शाम को थोड़ा खाने के बाद एक चक्कर भी मैंने काटा, उनको सहारा देके लेटे रहे. शाम को सोने से पहले अराउंड 9:30 10 शी अगेन वोमिटेड. एंड आई टोल्ड शालू, आई थिंक नाउ वी नीड टू गो. एंड शी सेड नो, let me sleep now. I want to sleep. Let me sleep now. I'm not going now at this point. मैंने कहा कम से कम थोड़ा कुछ पी लो. ऐसे नो, आई नीड नथिंग, आई जस्ट लेट मी स्लीप. तो मैंने फिर लाइट बंद की, उनको इधर रखा, सो गए. शी स्लेप्ट ऑल नाइट. और उसके बाद सुबह जब उठे तो मैंने कहा देखो, नारियल पानी आप पियो. शी हैड दैट नारियल पानी, और नारियल पानी पीने के कुछ देर के बाद में शी वॉमिटेड दैट नारियल पानी. देन आई टोल्ड, आई सेड यस, आई विल गो. That is the only time she was carried to the car. Otherwise, she always went on her feet. That was the only time
she had to be carried. So Akshat, Sanjana's husband, my son-in-law, he was there. So he carried her to the car and then she went. तब तक कोविड शुरू हो गया था एंड चूंकि मैं एडीजी एमओ अल्फा के अपॉइंटमेंट में था तो पूरा कोविड का तो एमओ डायरेक्टरेट को दे दिया गया था और वो सेक्शन मेरे अंडर में था तो काफ़ी मतलब उस समय क्या करना है कैसे करना है यूनिट का मूवमेंट था ऑफिसर्स के मूवमेंट थे कोर्सेज बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी कॉल आ रहे थे कब तो उस हालात में आई टुक हर टू दी हॉस्पिटल और मैं बैठा उधर और आई न्यू मतलब मैंने कहा एल्बुमिन लेवल प्रोटीन बिल्कुल कम हो गया होगा तो डॉक्टर को मैंने बोला मैंने कहा आई थिंक इमीडिएटली शायद ये सब करना होगा तो इमीडिएटली दैट्स व्हाट दे डिड आईवी दिया एल्बुमिन डाला एंड उसके बाद में शी स्टार्टेड इंप्रूविंग इमीडिएटली एंड आई कुड सी दैट शी इज इंप्रूविंग फाइन तो मुझे लगा बिल्कुल ठीक है मामला और बहुत सारे कॉल आ रहे थे मेरे पास तो मैंने कहा अब तो बिल्कुल कंट्रोल है देयर इज नो प्रॉब्लम तो मैंने उनसे शालू से बात की मैंने कहा मैं जो है अभी करता हूँ और मैं दोपहर में खाने के बाद या फिर शाम को आपसे मिलूंगा तो आई लेफ्ट एंड शी वाज एब्सोल्युटली फाइन एट दैट टाइम और मैं ऑफिस चला गया वी गॉट बिजी इन आवर टॉक 3 o'clock के आसपास में हॉस्पिटल से कॉल आया कि शी हैज बीन शिफ्टेड टू आईसीयू द डॉक्टर स्पोक टू मी आई सेड व्हाई शी सेड बाकी तो ठीक है बट उनका बीपी जो है वो लो हो रहा है और बीपी जो है तो उनको थोड़ा हम एड्रेनलिन के इंजेक्शन दे रहे हैं and you know adrenaline pumps your thing and in a very weak body which has sustained this for 14 years when you put adrenaline you are putting more and more it's like giving a shock to your body तो फटाफट मैं सीधे आया तो मैंने उनको देखा डॉक्टर्स वर देयर शी वाज इन द आईसीयू वो मॉनिटर कर रहे थे और बीपी जो है जब तक वो एड्रेनलिन का इफेक्ट रहता था तो बीपी यूज्ड टू बी ऑलराइट द मोमेंट इट यूज्ड टू वेयर ऑफ द बीपी यूज्ड टू कम डाउन सो दैट वाज द स्टेट दैट आई सॉ दे हैड पुट द सेंट्रल लाइन तो उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने स्टेबलाइज किया एंड बट शी वाज स्टिल इन द आईसीयू इटसेल्फ एंड संजना वाज देयर आशु एंड सुकृति वर देयर इन देहरादून कोविड टाइम था मूवमेंट भी बड़ा दिक्कत वाला था मूवमेंट भी नहीं हो सकता सुकृति was in fact there at her place and Ashu was there in Dehradun but Sanjana Akshat were there. Sanjana towards the last part was very close to Shalu because जब मैं NDC कोर्स कर रहा था तो NDC में भी बाहर बहुत जाते हैं विजिट्स होती हैं तो तब मैंने संजना को बताया तो शी लेफ्ट बॉलीवुड मतलब वो बॉम्बे में थी यू नो दैट शी इज एन असिस्टेंट डायरेक्टर तो वो पूरा छोड़ के उनके पास रहे और दोनों फिर साथ रहे एंड शी लाइक दे वर लाइक कंपेनियंस एंड शी रियली लुक्ड आफ्टर तो संजना ने बोला कि मैं तो यहाँ से हिलने वाली नहीं आई एम स्टेइंग इन द हॉस्पिटल तो वो उनसे बातचीत करके तो एक रूम छोटा सा रूम बराबर में था उसको खुलवाया एंड संजना एंड अक्षत स्टेड देयर थ्रू आउट सो दैट इज नेक्स्ट डे फिर देन शी वेंट ऑन वेंटिलेटर वेंटिलेटर पे then suddenly I think this was on the third day I got the call Sanjana gave me a call that she has come out of ventilator and she is asking for you तो फटाफट मैं आया और बात की नो शी वाज देयर एब्सोल्युटली इन सेंसेस एब्सोल्युटली एट पीस एंड मुझको देख के शी टोल्ड मी अब मैं जा रही हूँ आई थिंक इट्स अ वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट विभा someone who's facing death gets on ventilator और हमें मालूम है कि कोविड में मतलब very able bodied people went on ventilator and they never came back she who had sustained so much for 14 years with that body with that weak body came out of ventilator just to tell her husband to announce that look this is what we used to talk even at that time she had that empathy that let me assure my husband that I am okay while going. She is announcing to me, and then she was telling me something. I could not follow that. I could not follow that, then she took her palm and she wrote DATE. Then I said, date? So I think it was 30th of March. So I told 30th of March. She said, थोड़ा मुझे उठाओ. तो थोड़ा मैंने उठाया कमर मली. She said, let's celebrate Sanjana's birthday. Sanjana's birthday is on 19th of April. She said, let's celebrate her birthday. So imagine someone facing death is telling the partner that
अब मैं जा रही हूँ, and yet at the same time is so involved. She remembers and she knows that she would not be there for this birthday. She just wants to celebrate that birthday today. That's involving there in the family, looking after that family to the last moment. And I think then early morning, next day in the morning, I met her 3-4 times. All 3-4 times she just told me this, that I'm going. And I held her. I said, I'll not let you go. And she said, no, I'm going. I'm going. And you'll not believe that evening when I went back, I actually prayed for the first time for her release. There were a number of times when this kind of a situation came. Literally, she was on the deathbed. But somewhere, Vibha, I held this very strong belief कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा, मैं रिलीज नहीं करूंगा, she will not go. And I think all this time I said, no, she will get all right. And she became all right. She became all right. And I'll give you, but this is again one example I'll tell you. That time her dialysis was going on. And I told her, I used to take, because dialysis में क्या होता है? That puncture that you do for the blood to start circulating into the machine, that's the most critical. ठीक है, because वो अगर ठीक नहीं होता तो फिर once you remove, because so much of blood is there that it takes a long time for it to again heal, and then they have the second puncture. तो उसके लिए मैं होता था कि एक बार वो डायलिसिस प्रोसेस शुरू हो जाएगा, then she'll be there for 3.5-4 hours. But that time I used to be there, so I was there and I was holding her hand. So the dialysis started, and this all these things had started. So I said I had some presentation. I told her, I said, I'll just go give that presentation and come back. By the time your dialysis also would be done. So, but she didn't leave my hand. She didn't leave my hand. I said, I'll just go and come back. So I had to literally take my hands, and then went for that presentation. When I came back after that, there was a commotion in that hall. Oh, everyone had crowded. I said, Kya hua? And I saw Shalu. She had taken a fetal position. You know, I told doctor, I said, Kya hua? She said, we have no idea. He said, डायलिसिस में तो आदमी खराब हालत में आता है और बिल्कुल ठीक होके जाता है. But in her case, it has happened exactly the opposite. She was all right when she came, and now she's gone. We are just trying to find out. तो फटाफट उन्होंने उधर से they shifted her to ICU, and then I saw in the ICU the neuro people, trying to see whether she's there. She had lost consciousness. She could not recognize me. She was absolutely giving a blank thing. Much later, we realized that when the dialysis, your nutrients also go. Her sugar levels had gone down so much that the brain had literally stopped functioning. So I told the doctor that what will happen, whether she'll regain her this thing. They said, can't say anything at all. I was there till late in the night, and before I left, when I went to her, I could see in her eyes that very faint recognition. That yes, I think she is now trying to recollect, and she knows who am I, but she is not able to speak. So that's how I left her. But I knew and I prayed that she'll be fine. Next day when I came, she was absolutely fine. They had already moved her to the normal ward. Normal ward. That's how she used to bounce back. She had she had some great source of energy within her. So she used to bounce back like that. And first half I was there. Somewhere afternoon around 11, 12, 12:30, she told me, let's go for a movie. I said, yes, तुमको movie में ले जाना. You were in the ICU study. No, I want to go for a movie. Then I told the nurse on duty that, look, I am taking her out for a movie, but for all practical purposes, I am just taking her out for a walk in case this thing इधर ही बाहर है. गाड़ी पीछे लगाई, व्हील चेयर लाए, गाड़ी में बिठाया, and I took her to Ambience Mall. And I told her, I said, अगर कोई डॉक्टर वो न्यूरो वाला ना जो कल ऐसे ऐसे आपको चेक कर रहा था कि मतलब कोई सेंसेशन भी, अगर उन्होंने तुम्हें इस रूप में देख लिया, I think they will faint. They will faint. She saw the movie and we came back. That was her just for life. That was her spirit. That was her resilience. That was her resilience. So this is, so I've narrated most of this thing. So coming back towards the last portion, this is how she told me. And then she again, early in the morning, next day early in the morning, she went back on ventilator. Then she never came out of ventilator. And on 1st of April, somewhere around the afternoon, the doctor said that she is now, it is multi-organ failure. And it's only a matter of, the heart is still there, but it's only a matter of time. But by the time, उससे पहले I had called Sukriti, I had called Ashu, I had told the parents also to come. And everybody,
when she passed off, I think she passed off peacefully, Peacefully. at peace, knowing fully well she has done what she had come to do. Fully in the thing that she had discharged all her duties, obligations, responsibilities to the best of her ability. Wow. And What a life. everybody around her, What a life. everybody. And it was a COVID time, even for the last ride there was an issue. But army that way is absolutely fantastic. One call to the sub area and everything was there. And she went back like a queen because at that time the movement was not there. So all Fauji vehicles, it was like a kafila, completely going there. There was nobody allowed there. So she was carried by the people in uniform. So she actually went like a queen. Wow. She went like a queen. Went like a queen. And I think that's how, as a family, immediately after that, I remember that evening, somewhere around 9:30, I told all of us were together in that small room where Sanjana Lakshit was staying adjacent to the ICU. And I said, look, as a family, I think she has shown us the way how to live. She lived with that determination, that resilience, and that just for life. I think now we have to take it forward. So, as a family, we decided we are not going to lament her death. We are going to celebrate. It's a release. It's a release. Beautiful. And she may have, it's only the form that has died. But in spirit, I'm sure, that she will continue to reside and guide us. And I very strongly feel, Vibha, that her presence is there. I know for me, nothing has changed. When I was there in service, I used to meet her before I left for the office. Once I came back, if I went for a party, I said, let's carry on, let's come, So let's come. beautiful. So this is how we have sort of lived. This is what I think the love story is all about. So beautiful.